गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत जश्त्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो आज की हमारी संधि है जश्त्व संधि और अनुस्वार संधि। तो सबसे पहले हम जश्त्व संधि को लेते हैं। इसका सूत्र है झलाम जशो अन्ते। पुनः देखिए, झलाम जशो अन्ते। सूत्रार्थ के अनुसार झलाम झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है अंत में होने पर, अर्थात पदांत में झल होने पर उसे जश आदेश हो जाता है। झल से तात्पर्य है वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और श स ह। और तो झल अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के स्थान पर जश अर्थात तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब। झल मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और जश मतलब वर्गों के तीसरे वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब आदेश हो जाता है पदांत में होने पर। अब हम इससे तात्पर्य यूँ निकाल सकते हैं कि यदि पहले पद के अंत में क, ख, ग, घ हो तो उसके स्थान पर ग तथा च, छ, ज, झ हो तो उसके स्थान पे ज, और ट, ठ, ड, ढ हो तो उसके स्थान पे ड, त, थ, द, ध हो तो उसके स्थान पे द, प, फ, ब, भ हो तो उसके स्थान पे ब आदेश हो जाता है तथा श का कोई भी समान स्वर या सवर्ण नहीं है, अर्थात कहीं कुछ स्थलों पर उसके स्थान पर ड आदेश हो जाता है, लेकिन वह बहुत ही अल्प स्थानों पर होता है। अब इस सूत्र में ये तो कहा गया है कि पदांत झलों को जश आदेश हो जाता है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि दूसरे पद में क्या होना चाहिए। अब इसका तात्पर्य या इसका भावार्थ हम यूँ निकालते हैं कि यदि दूसरे पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार होगा, अर्थात वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा श, स होंगे, तो वह वापस उसको पुनः प्रथम वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। मतलब इस सूत्र का कार्य हमें दिखाई नहीं देगा यदि बाद में कौन सा प्रत्याहार होगा, खर, अर्थात वर्गों के पहले दूसरे वर्ण होंगे तो। इसीलिए हम इसका तात्पर्य यूँ निकालते हैं कि दूसरे पद के प्रारंभ में वर्गों का पहला, दूसरा और श नहीं होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए? तो तात्पर्य ये है कि वर्गों के दूसरे पद के प्रारंभ में वर्गों के तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो अथवा कोई सा भी स्वर हो या फिर य, व, र, ल हो, तो पहले पद का अंतिम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम अन्य उदाहरणों से देखेंगे और इस टेबल के माध्यम से देखिए कि देखो, पहले पद में यदि क, ख, ग है तो, और दूसरे पद में घ और घ है तो क्या होगा उसके स्थान पे ग, और यदि च, छ, ज, झ है तो उसके स्थान पर क्या होगा ज, दूसरे पद में ज, झ है। यदि ट, ठ, ड, ड है तो उसके स्थान पे क्या होगा ड, त, थ, द, ध है तो उसके स्थान पे क्या होगा द, और प, फ, ब, भ है तो उसके स्थान पे क्या होगा ब। इस प्रकार हमें यह कार्य जब ही दिखाई देगा जब दूसरे पद में पहला, दूसरा वर्ण और श, स नहीं होंगे। यदि ये वर्ण होंगे तो खरी च उस तीसरे वर्ण को पुनः प्रथम वर्ण में परिवर्तित कर देगा। इसीलिए दूसरे पद के प्रारंभ में वर्गों का पहला, दूसरा और श नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके आप उदाहरण देखिए। वाक प्लस ईश। देखिए, यहाँ पर पहले पद के अंत में क है और दूसरे पद के प्रारंभ में ई अर्थात स्वर, तो क किस में परिवर्तित होगा ग में। देखिए यहाँ पर,
तो क के स्थान पे ग आदेश हुआ, तब स्थिति आपके पास हुई वाग प्लस ईश और मिलाएंगे तब बनेगा वागीश। इसी प्रकार देखिए अच प्लस अंत, यहाँ पर भी पहले पद के अंत में है च और दूसरे पद के प्रारंभ में है अ अर्थात स्वर। तो च के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ज, तो अ ज प्लस अंत ये स्थिति हुई और मिलाएंगे तब बनेगा अजंत। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए सुप प्लस अंत, अ झल में आता है अ स्वर के अंतर्गत, तो झल के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जश आदेश होगा, शुभ प्लस अंत और मिलाएंगे तब बन जाएगा सुबंत। तो देखिए वागीश, अजंत, सुबंत आदि इसी संधि के उदाहरण हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले वर्ण को किस में चेंज करना है, तीसरे वर्ण में, लेकिन बाद में या तो स्वर हो या फिर वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण हो, तो ही हम पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में चेंज करेंगे या परिवर्तित करेंगे। अब एक बार हम इसे पुनः छोटे से स्तर पे रिवीजन कर लेते हैं। देखिए झलाम जशंते, पदांत झलों को जश आदेश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेशित हो जाता है। देखिए इस छोटी सी टेबल में क ख ग घ के स्थान पे ग, च छ ज झ के स्थान पे ज, ट ठ ड ढ ढ़ के स्थान पे ड, त थ द ध के स्थान पे द और प फ ब भ म के स्थान पे ब। यथा वागीश, वाक प्लस ईश, क झल है, ईश स्वर है, तो क के स्थान पे जश ग आदेश होगा, तब स्थिति होगी आपके पास वाग प्लस ईश और मिलाएंगे तब हमारा रूप संपन्न होगा वागीश। अब हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में तो सिर्फ सूत्र के साथ दिए हुए उदाहरण ही पूछे जाते हैं, लेकिन अन्य स्थल पे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके आधार पर घटित होने वाले अन्य उदाहरण भी पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो हमें इसका अभ्यास अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी करना होगा, जो मैं आपको कुछ संधियों के बाद अगले वीडियो में प्रस्तुत करवाऊंगी। अब हम आगे की संधि पे चलते हैं। आगे की हमारी संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि व्यंजन संधि की सरलतम संधियों में से एक है। इसका सूत्र है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। देखिए सूत्र के अनुसार कि शब्द के अंत में, शब्द या पद के अंत में म हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। उसके स्थान पे क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, अर्थात पदांत म को अनुस्वार हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, अर्थात स्वर नहीं होने चाहिए। दोबारा देखिएगा कि पदांत म को अनुस्वार आदेश हो जाता है यदि दूसरे पद में व्यंजन हो तो, अर्थात स्वर नहीं होने चाहिए। अब स्वर क्यों नहीं होने चाहिए, हमारा प्रश्न ये है। यदि स्वर होगा तो म में स्वर मिल जाएगा, अर्थात म को स्वर पूरा कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पदांत म का अनुस्वार जब ही होता है जबकि पीछे स्वर ना हो। यदि स्वर होगा तो म पूरा हो जाएगा और यदि व्यंजन हुआ तो म के स्थान पे अनुस्वार आदेश हो जाएगा। यथा इसके उदाहरण देखिए हरिम प्लस वंदे, यहाँ पर पदांत म है हरिम और पीछे व्यंजन है वंदे, तो म के स्थान पे आदेश होगा अनुस्वार, तब आप इसे बिंदी लगा के लिख सकते हैं हरिम वंदे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है त्वम पठसी, तो त्वम में म पदांत म है और पठसी व्यंजन है, तो म के स्थान पे क्या आदेश होगा, अनुस्वार, तो बनेगा त्वम पठसी। इसी प्रकार अहम लिखामी, यहाँ पर भी पदांत म है और व्यंजन है ल, तो म का अनुस्वार होगा अहम लिखामी। गुरुम नमति, यहाँ पर भी गुरुम पदांत म है और नमति न का व्यंजन है, तो उसमें भी म का अनुस्वार होगा, तब बनेगा आपका गुरुम नमति। अब आगे हम देखते हैं इसका एक पुनः। देखिए
आप स्लाइड में मो अनुस्वार है। पदांत म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है यदि व्यंजन परे हो तो। यथा आप बॉक्स में देख सकते हैं कि म के स्थान पे क्या आदेश होगा, अनुस्वार, यदि पीछे क्या है, हल है तो। उदाहरण देखिए, हरिम प्लस वंदे, म के स्थान पे क्या आदेश हुआ, अनुस्वार, तब बनेगा आपका हरिम वंदे। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अनुस्वार या तो न का लगाया जाता है या म का लगाया जाता है। अब हमने जो ये पहला सूत्र पढ़ा है मो अनुस्वार है, यह केवल पदांत म को ही अनुस्वार करता है, अर्थात पद के अंत में। पद से तात्पर्य है सुपोर्टिंग, या तो वो शब्द रूप हो या वो धातु रूप हो। शब्द रूप अथवा धातु रूप, सुपोर्टिंग प्रत्यय जिसमें लगे हुए हैं। तो सुबंत प्रत्यय सुबंत में लगते हैं अर्थात शब्द रूपों में लगते हैं, और तिङंत प्रत्यय धातु रूपों में लगते हैं, और अव्यय भी सुबंत से ही, सुप्रत्ययों से ही बनते हैं। तो शब्द रूप, धातु रूप और अव्यय, इन तीनों के पीछे यदि पद के अंत में म हो और दूसरे पद में व्यंजन हो तो इसे हम अनुस्वार आदेश करते हैं। यहाँ इस संधि में हमारे पास एक सूत्र और भी है जो अपदांत की स्थिति में अर्थात रूप बनते समय वह म और न को अनुस्वार करता है। रूप बनते समय, यह बात ध्यान रखने योग्य है। ये ध्यान रखना कि मो अनुस्वार हमेशा रूप बनने के बाद ही कार्य करेगा, जबकि नश्च पदांतस्य झलि जो आगे वाला सूत्र है वो हमेशा रूप बनती हुई स्थिति में कार्य करेगा। यह बात ध्यान में रखने योग्य है या ध्यान देने योग्य है। क्या कि मो अनुस्वार हमेशा पदांत की स्थिति में कार्य करेगा अर्थात पद के अंत में कार्य करेगा, और नश्च पदांतस्य झलि यह हमेशा रूप बनते समय कार्य करेगा। देखिए सूत्र को, नश्च पदांतस्य झलि, अपदांत अर्थात रूप बनते समय, जब तक शब्द रूप नहीं बना है उस स्थिति में अपदांत न और म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है यदि झल परे हो तो। यहाँ पे इसने क्या कहा है, झल परे हो तो। झल से तात्पर्य वही वर्गों का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण तथा वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा श श स ये वर्ण हो तो। वही वापस से है कि स्वर नहीं होने चाहिए यहाँ पर, इसका ध्यान रखना है हमें, और पांचवा वर्ण नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पर दोनों में अंतर ये है कि वहाँ पर हल परे होगा तो कार्य होगा, यहाँ पर झल परे होगा तो कार्य होगा। तो मो अनुस्वार से हल परे रहते और नश्च पदांतस्य झलि से झल परे रहते कार्य होगा। अब आप इस सारणी को इस बॉक्स में देखिए कि अपदांत न और म के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, यहाँ पर अनुस्वार, और पीछे क्या होना चाहिए, झल अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और श श स ह ये वर्ण होने चाहिए। यथा इसका उदाहरण है यशान प्लस सी, यहाँ पर यह यशान सी बाद में बना है, रूप बनते समय यशान प्लस सी, इस स्थिति में अपदांत न है और उसके पीछे स अर्थात झल प्रत्याहार है, तो स न के स्थान पे क्या आदेश होगा, अनुस्वार, और हम मिलाएंगे तब क्या रूप बन जाएगा आपका, यशान सी। उसी प्रकार देखिए आक्रम्स्यते, यहाँ पर भी रूप बनते समय अपदांत म है और उसके पीछे दूसरे वाले पद में स है, तो अपदांत म है और झल है, तो झल म के स्थान पे क्या आदेश होगा, अनुस्वार, आक्रम प्लस स्यते, और मिलाएंगे तब क्या रूप निष्पन्न होगा, आक्रम्स्यते। तो ये यहाँ पर इसका सबसे बड़ा अंतर है, बिंदु है कि मो अनुस्वार पदांत में कार्य करेगा और नश्च पदांतस्य झलि हमेशा अपदांत की स्थिति में कार्य करेगा। पदांत से तात्पर्य रूप बनने के बाद और अपदांत से तात्पर्य रूप बनते समय। यह बात ध्यान में रखने योग्य है, स्मरण में रखने के योग्य है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन में अधिकतर ये पूछा जाता है शब्द रूप देकर या उदाहरण देकर कि यहाँ पर कौन से सूत्र से कार्य होगा। तो ये बिंदु यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक है कि हमें
किस स्थिति में कौन से सूत्र का कार्य करना है। अब नेक्स्ट आपके पास हमारी संधि है जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इत्यलम शुभास्ते पंथानु सन्तु। इत्यलम।